नमस्कार विद्यार्थियों। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज की मेरी कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय के BA द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। और इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज उनसे बात करूंगा उनके प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। आज उनसे बात करने वाला हूं विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे सुल्तान के बारे में जिसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सल्तनत की स्थापना का वास्तविक श्रेय सुल्तान इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो प्रश्न यह पैदा होता है कि श्रेय ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया गया जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, बल्कि श्रेय ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जिससे सल्तनत की स्थापना नहीं की और वो सल्तनत का तीसरा शासक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में हमें आराम शाह नाम के एक व्यक्ति का भी सुल्तान के रूप में पदारूढ़ होने का उल्लेख मिलता है, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वह सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, यद्यपि उसकी ऐतिहासिकता पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं हो पाई। तो विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत में 1211 से लेकर 1236 ईस्वी का 25 साल का इतिहास, दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है वह इल्तुतमिश का इतिहास माना जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का सही मायने में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने एक सुल्तान के रूप में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसके कारण उसे अगर ये दर्जा दिया गया तो इसमें कोई गलती नहीं है। एक स्वतंत्र सुल्तान की हैसियत से इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सिक्के जारी किए, जिसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नाम का सिक्का जारी किया। और विद्यार्थियों, सिक्के जारी करने की अनुमति या अथॉरिटी उसी की होती है जिसके पास संप्रभुता होती है, जिसके पास वैधानिक सत्ता होती है। जिस प्रकार से आज हम नोट जारी नहीं कर सकते, एक सामान्य नागरिक करेंसी नोट को नहीं छाप सकता, यह अधिकार केवल सरकार के पास है क्योंकि सरकार संप्रभु है। उसी प्रकार इल्तुतमिश ने एक स्वतंत्र संप्रभु सुल्तान की हैसियत से पहली बार सिक्के जारी किए। इस कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि दिल्ली सल्तनत के इन शासकों के सामने एक सबसे बड़ी वैधानिक दिक्कत ये थी कि गजनी और गौर ये वो सेंटर थे जो महमूद गजनवी और इसके बाद सुल्तान मोहम्मद गोरी के केंद्र थे। और गौर और गजनी के सेंटर जो मध्य एशिया में स्थित थे, वे दिल्ली सल्तनत को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे। उनका ये कहना था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना वो गजनी और गौर के सुल्तानों के द्वारा की गई है, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि था, मोहम्मद गोरी का नायब था, उसकी तरफ से हुकूमत करता था। इसलिए दिल्ली सल्तनत कोई वैधानिक सल्तनत नहीं है, बल्कि दिल्ली सल्तनत सेंट्रल एशिया के गजनी और गौर के साम्राज्य का हिस्सा है। और यही कारण था कि चूंकि वह खुद एक स्वतंत्र सल्तनत न होकर इन मध्य एशियाई गौर साम्राज्य का हिस्सा मानी गई थी, इसलिए दिल्ली सल्तनत को वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। और विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत को वैधानिक दर्जा तभी प्राप्त हो सकता था जबकि उसको खलीफा, जो इस्लामिक धार्मिक जगत का आध्यात्मिक प्रधान होता था, वो उसे मान्यता दे। और यदि वो मान्यता नहीं देता है तो दिल्ली सल्तनत को एक वैधानिक सल्तनत का दर्जा नहीं मिल सकता था। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये था कि उन लोगों को रास्ते से हटाया जाए जो कि दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र सल्तनत माने जाने के रास्ते में रुकावट थी। और इल्तुतमिश के समय में इस प्रकार की दो बड़ी रुकावटें हमारे सामने थी। एक तो था गजनी का ताजुद्दीन यल्दौज और दूसरा था सिंध, समाना और उच्च की तरफ हुकूमत करने वाला नासिरुद्दीन कुबाचा। विद्यार्थियों, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में पीछे की तरफ ले जाता हूँ। सुल्तान मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वैधानिक रूप से उसकी सत्ता का जो अधिकार था वो उसके गुलामों को मिला। तो ऐसी स्थिति में जब वैधानिक रूप से किसी को अधिकार नहीं है और कानूनी तौर पर सबकी स्थिति बराबर है, तो ऐसी स्थिति में एक ही ताकत इस चीज़ का निर्णय करती थी कि कौन दिल्ली पर हुकूमत करेगा, और वो ताकत थी तलवार की ताकत। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका भारतीय साम्राज्य ऐबक को मिला और गजनी का एरिया गोरी के दूसरे सरदार यल्दौज को मिला, और आपके समाना, सिंध, सोनम और ये बॉर्डर के एरिया ये नासिरुद्दीन कुबाचा को मिले। ऐबक ने इन लोगों के साथ वैवाहिक संबंध कायम कर लिए थे, किसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और किसी की पुत्री या बहन के साथ खुद विवाह कर लिया। तो उन लोगों ने ऐबक के रास्ते में रुकावट नहीं डाली। लेकिन इल्तुतमिश के साथ ऐसा नहीं था।
और वे इल्तुतमिश को एक स्वतंत्र सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए इल्तुतमिश के लिए ज़रूरी था कि इन लोगों को रास्ते से हटाए। तो उसने सैन्य अभियानों के द्वारा कुबाचा को और यल्दोज को रास्ते से हटाया और अपनी सल्तनत के लिए एक वैधानिक दर्जा प्राप्त करने का रास्ता तैयार कर दिया। चूँकि अब यल्दोज और कुबाचा नहीं रहे, इसलिए दिल्ली सल्तनत को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। और यही कारण है कि अब इल्तुतमिश ने कुबाचा और यल्दोज दोनों को परास्त करके अपने रास्ते से हटाकर गजनी और गौर का हमेशा हमेशा के लिए भारतीय दिल्ली सल्तनत से संबंध विच्छेद कर दिया। अब मध्य एशिया की राजनीतिक परिस्थितियाँ दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं करती थी। तो मध्य एशिया की राजनीति से दिल्ली को अलग करना और दिल्ली को खलीफा से स्वतंत्र सत्ता का दर्जा प्राप्त कराना, एक वैधानिक सत्ता के रूप में मान्यता दिलाना, यह इल्तुतमिश का सबसे बड़ा कदम था, जिसके कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके कारण वह अपनी समकालीन दिल्ली सल्तनत के शासकों में काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। चूँकि एक तो वो इल्बारी नस्ल का तुर्क था और चूँकि इल्बारी किस्म के तुर्क काफ़ी पवित्र तुर्क माने जाते हैं और सत्ता पर उनके वैधानिक अधिकार को चुनौती देना आसान काम नहीं था। और दूसरा ये कि स्वतंत्र सुल्तान के रूप में अपनी सत्ता को मजबूती से जमाए रखने की दृष्टि से इल्तुतमिश से एक बहुत बड़े समूह का गठन किया, जो तुर्कान चहलगानी या चालीसा मंडल या चहलगानी दल के नाम से जाना जाता है। और विद्यार्थियों ये दल सुल्तान इल्तुतमिश की सैनिक ताकत का आधार था। सुल्तान के एक इशारे पर यह जान लेने को तैयार था और देने को तैयार था, और इसमें बड़े बड़े तुर्की खानदानों के सरदारों को इसमें शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से सुल्तान इल्तुतमिश ने कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण वो वास्तविक रूप में सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाए जाने का अधिकारी है। और एक सबसे बड़ा काम ये था जो सुल्तान इल्तुतमिश की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, सुल्तान इल्तुतमिश की राजनीतिक सूझबूझ को दर्शाता है। और विद्यार्थियों, ये समय था दिल्ली सल्तनत के ऊपर आने वाले मंगोल हमले का। शक्तिशाली मंगोल सुल्तान चंगेज खान ख्वारिज्म के शहजादे जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए अपने रास्ते की बड़ी बड़ी सल्तनतों को उड़ाते हुए वह सिंधु नदी के तट पर आकर रुक गया और जलालुद्दीन मांगबरनी सिंधु नदी पार करके हिंदुस्तान की सीमाओं में प्रविष्ट हो गया और उसने मदद मांगी सुल्तान इल्तुतमिश से मंगोल सरदार चंगेज खान के खिलाफ। लेकिन इल्तुतमिश बड़ा समझदार था। इल्तुतमिश किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं में बहा नहीं हो और वही जानता था कि जलालुद्दीन मांगबरनी को मदद देने का मतलब यह है कि मंगोल आक्रमण के संकट को दिल्ली में बुलावा देना, और यदि एक बार मंगोल दिल्ली में एंटर हो गए तो फिर दिल्ली की सल्तनत को मंगोलों से कोई नहीं बचा सकता था। तो इस चीज़ को भली भांति जानते हुए इल्तुतमिश से समझदारी दिखाते हुए जलालुद्दीन मांगबरनी को यह कहा कि हिंदुस्तान की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है, आप बेहतर कि आप यहाँ से निकल जाएं। और उधर दूसरी तरफ मंगोलिया में भी राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आया था। इस कारण चंगेज खान सिंधु नदी से अपना डेरा उठाकर रवाना हो गया और जलालुद्दीन मांगबरनी भी रवाना हो गया। लेकिन यह इल्तुतमिश की राजनीतिक सूझबूझ थी जिसके कारण उसने मंगोल आक्रमण के संकट को टाल दिया। तो इल्तुतमिश एक ऐसा दिल्ली सुल्तान था जो अपने कुछ कृत्यों के कारण दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाए जाने का सही मायने में अधिकारी था। दिल्ली सल्तनत को मध्य एशिया की राजनीति से मुक्त करके एक स्वतंत्र संप्रभु सुल्तान बनाना, दूसरा स्वतंत्र संप्रभु सुल्तान की हैसियत से सिक्के जारी करना, तीसरी बात है कि खलीफा दिल्ली सल्तनत को खलीफा से वैधानिक मान्यता दिलाना, चौथा तुर्कान चहलगानी का गठन, और पांचवा दिल्ली को मंगोल हमलों के संकट से मुक्ति दिलाना। यह इल्तुतमिश की समझ और सूझबूझ का ही नतीजा था। इसके कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाए। और इसके साथ साथ इल्तुतमिश में व्यक्तियों को परखने की सूझबूझ थी, और यही कारण है कि वो जानता था कि उसके सभी पुत्रों और पुत्रियों में से सबसे काबिल अगर कोई है तो उसकी पुत्री रजिया सुल्ताना। तो उसने यह इच्छा जाहिर की थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात सल्तनत उसकी पुत्री रजिया को दी जाए। तो इल्तुतमिश में खूबी थी लोगों को पहचानने की, लोगों की योग्यताओं का उपयोग करने की। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी उसका कुछ काम है। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ की गई कुतुब मीनार, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक अधूरी छोड़ गया था, उसको उसने पूरा करवाया। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको आज कुछ खास जानकारी दी सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में,
जिससे आपको इल्तुतमिश को जानने और समझने में मदद मिलेगी और काफ़ी गहराई से आप उन बातों को समझ सकेंगे जिसके आधार पर ये सिद्ध किया जा सके कि सुल्तान इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। आगे के कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के बारे में। वो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जिसने कि राजत्व सिद्धांत को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। जय हिंद, जय भारत।